अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाइना ने एक लॉ पास किया है जिसका नाम है फ़ॉरेन लॉ, फ़ॉरेन अमेंडमेंट। उस पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि उस चाइना का दूसरी दुनिया के साथ कैसा ताल्लुक़ होगा और उस लॉ का इफ़ेक्ट क्या होगा दूसरी दुनिया पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक करें। दोस्तों, ये लॉ है फ़ॉरेन अमेंडमेंट के हवाले से कि फ़ॉरेन लॉ जब उन्होंने पास किया तो उसके साथ ही जो चाइना के सदर हैं शी चिनपिंग, उनकी ताकत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। और अब ये फ़ैसला किया गया है और ये कहा गया है कि इसका मकसद जो चाइना से बाहर बैठे हुए फ़ॉरेनर्स हैं वो जो चाइना की पॉलिसी हैं उसको नुकसान ना पहुंचा दें। अगर कोई पहुंचा रहा है तो उसके बारे में कानून ये कहता है कि उनको सज़ाएं दी जाएंगी और उनको आइंदा के लिए बैन किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल है। हमने देखा कि आइंदा आने वाले वक्त में या गुज़िश्ता जो मामलात हैं उसमें हमने देखा कि चाइना ने किस तरह से तरक्की की है। एक वक्त था, चाइना 1949 में आज़ाद हुआ था और इनिशियल दिनों में उनके जो बाशिंदे थे वो नशा करते थे और नशा करके वो अपना गुज़र बसर करते थे, लेकिन उनके पास उस नशे के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब माओज़े ने चाइना को ऊपर उठाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई, फिर उस पॉलिसीज़ पे अमल किया और अमल करने के नतीजे में एक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का मंसूबा वो लेकर आए और फिर हर घर में एक छोटी छोटी इंडस्ट्री बन गई, एक फैक्ट्री बन गई और उससे उन्होंने बैरूनी दुनिया को एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर दी। चाहे वो सुई से यानी कि नीडल से लेकर जहाज़ तक की एक्सपोर्ट्स हों, उन्होंने बनानी शुरू कर दी। और फिर वक्त आया कि अब चाइना जो है वो दुनिया की मुआशी सुपर पावर बनने के करीब पहुंच चुका है, बस डिक्लेयर होना बाकी है। चाइना ने ये तरक्की सिर्फ इस वजह से की कि उन्होंने अपने कवानीन में किसी किस्म की रद्दोबदल नहीं की या उन्होंने कभी उसमें लीनियंसी नहीं दिखाई। उन्होंने इसमें कानून अपने कवानीन में सज़ाएँ दी, जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे उनको फांसी पे लटकाया, जो चाइना के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे थे उनको जेलों में डाला और इस तरह के और भी बहुत सारे इक़दामात उन्होंने किए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे किसी पे गद्दारी के मुकदमात बने हों, वहाँ पे जो बगावत के मुकदमात बने हों। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे बात करने पे भी मुकदमात बन जाते हैं। आपने देखा कि 9 मई का वाक़या किस तरह से हुआ। उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान और चेयरमैन पीटीआई के साथ जो हुआ वो भी आपने देखा। किस तरह से सहाफ़ियों पे मुकदमात बने, सहाफ़ियों को जिसमें अरशद शरीफ कत्ल हो गया, साबिर शक्र को मुल्क बदर होना पड़ा, इमरान रियाज़ ख़ान का अभी कुछ पता नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या मर गए। इसी तरह के और फिर आप कहते हैं कि हम दुनिया के साथ मुकाबला करेंगे। आप दुनिया जैसे बन के तो दिखाएं, फिर आप दुनिया का मुकाबला करें। आप में इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप अगले की बात को एक्सेप्ट कर सकें। एक जो आर्टिकल 19 है पाकिस्तान का, वो इसकी इजाज़त देता है कि आप पाकिस्तान में आपको आज़ादी है हर बात कहने की, हर काम करने की, लेकिन यहाँ पे हर तरह के जो कवानीन हैं वो सलब कर दिए गए हैं 8 और 9 और 10 अप्रैल के बाद से, 2022 के बाद से। और यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये बन गई है कि खौफ हिरास है, मुकदमात हैं, पकड़ धकड़ है और इस तरह के बहुत सारे मुकदमात पाकिस्तान के आम शहरियों पे, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ़ वो एक पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहते हैं और वो इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान के
मामलात को इस तरफ लेके और इस नहज पर लेके चली गई है कि अवाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के भी ख़िलाफ़ है, अवाम इस मौरूसी सियासत के भी ख़िलाफ़ है, अवाम करप्ट पॉलिटिशियंस के भी ख़िलाफ़ हैं। अब मैं पोल देखूँ ना, ट्विटर पे बहुत सारे पोल्स लोग स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो वोटिंग स्टार्ट होती है, या अगर 50,000 पे वोटिंग है ना, तो उसमें 45,000 वोट इमरान खान के लिए होगा, ठीक है। उसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और इमरान खान, ये 4, या ज़रदारी, मरीम नवाज़ की जगह पे ज़रदारी, तो इन 4-5 लोगों के जगह पे अगर इमरान खान को ला के देखा जाए तो इनसे कहीं बेहतर हैं जो कि ये सारा करते हैं। लेकिन जो मफादात ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हासिल नहीं कर पाए, वो अब इन पीडीएम की जमातों से हासिल करना चाहते हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि पाकिस्तान को भी चाइना जैसा होना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना होगा और पॉलिसीज़ में जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको लटकाना होगा और उनको सज़ाएँ देना होगी। लेकिन यहाँ तो 9 और 10 अप्रैल के बाद से जो नैब का कानून था उसमें तब्दीलियाँ हो गई, वहाँ पे वो और तब्दीलियाँ भी इतनी भोंडे किस्म की हुई हैं कि वहाँ पे उस कानून में जो पॉलिटिशियन है या कोई ओहदेदार है, अगर उसके नाम पे जायदाद नहीं और उसके फैमिली मेम्बर के नाम पे है तो वो बिल्कुल भी उसका ज़िम्मेदार नहीं है, ना नैब उसको पूछ सकता है। और इसी तरह ही जो नैब का कानून है वो 50 करोड़ या 5 अरब रुपए से ऊपर के छोटे जो अमाउंट है उसको पूछेगा ही नहीं। तो ये इस तरह के भोंडे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो करप्शन हुई है उसका सबूत जो है वो नैब को या इदारों को देना पड़ेगा। वो उसमें जो विक्टिम है उस पे कोई किस्म का ब्लेम नहीं होगा और इल्ज़ाम की हद तक उसको मुजरम भी नहीं कहा जा सकेगा। ये भी एक कानून पास किया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है 9 और 10 अप्रैल के 2022 के बाद की। अब हमें सिर्फ ये करना होगा, और अगर नई हुकूमत और इलेक्शन हो जाते हैं और नई हुकूमत आ जाती है तो क्या चाहिए, तो ये कि वहाँ पे पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो ऐसे होने चाहिए कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले हों, और फ़ैसले भी ऐसे हों कि जो कि पाकिस्तान के आम आवाम के मफादात में हों, पाकिस्तान की आम आवाम उसको समझ सके। पाकिस्तान पाइंदाबाद।